हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्योंकि वाइट बोर्ड पे ये क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए क्योंकि हमारा जो माइक है वो उसकी केबल थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ख़राब हो गई है, तो हमने दूसरा माइक मंगवाया है। और जैसे ही वो आता है वैसे ही हम लोग वाइट बोर्ड पे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक हम लोग इस पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो राउल्ट के नियम से, ठीक है, अब राउल्ट का नियम से हम प्रयास करते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या था? तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना था? इसका फॉर्मूला था P1 इज प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पर है x, क्या है? x1। ठीक है, अब ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? P1 बराबर P1 नॉट x1। ठीक है, तो ये जो है ना, जो दिख रहा है आपको, वो रियल में क्या है? वो रियल में किसके लिए है भाई? तो ये होता है बिलियन के लिए। किसके लिए होता है? ये हमने जो निकाला था ये था बिलियन के लिए। किसके लिए था? बिलियन के लिए। ठीक है, अब हमने जरा याद करिए आप कि वाष्प दाब हमने पीछे चेक किया था। ठीक है, तो ये जो नियम है वो किस में आ रहा है? तो ये नियम आपको दिखेगा, ये नियम जो है वो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए? ठोस द्रव। ठीक है, किसके बीच में है? ठोस द्रव के बीच में है भाई ये। ठीक है, किसके बीच में है? ठोस द्रव के बीच में। अब ठोस द्रव के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, वो आप समझिएगा कि क्या है। ऐसे अलग से बता रहा हूँ, हम पीछे ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो वो क्या है? वो ये है कि जब किसी विलायक में, हम लिखता हूँ यहाँ पर, जब किसी विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होता है? उसके विलयन
के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, ये है। ठीक है, क्या होता है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है तो आप वो देखिएगा, ऐसा क्यों होता है तो आपको पता है, हमने पीछे भी ये आपको पढ़ाया है। जैसे हम क्या लें, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखिए ज़रा। तो उदाहरण क्या है, वो उदाहरण ये है कि जब हम क्या लेते हैं, एक हमने चेक किया ज़रा, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, आपको दिख रहा है ना, ये बीकर है। ठीक है, ये ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, एक जार से ढक देते हैं। ये हमारे पास एक जार है। ठीक है, मैंने इसे जार से क्या किया, बंद कर दिया, और इसमें पहले ही हमने क्या ले लिया था, तो इसमें हमने पहले ही भर के रखा है, वो है क्या है, विलायक। क्या है ये, विलायक है। ये क्या है, विलायक है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसमें विलायक भर के रखा और इसे फिर क्या करवाया, इसे हमने क्या किया है, गर्म किया है। क्या किया है, गर्म किया है। जैसे ही गर्म किया तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाष्पन होगा इसका, तो इसका वाष्पन होगा तो ये हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा। तो वाष्प दाब क्या होगा, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा ना, P1 नॉट। ठीक है, तो शुद्ध विलायक ये पीछे पढ़ चुके हैं हम। अब इसी विलायक में हम क्या मिला दें, एक अवाष्पशील पदार्थ। क्या, मान लो हमारे पास NaCl है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अवाष्पशील। क्या बोलते हैं, अवाष्पशील। ठीक है, और ये है क्या, तो ये विलय है। ठीक है, क्या है, विलय है। ठीक है, अब विलय है, अब जैसे ही इसे हमने मिलाया और फिर हमने क्या किया, फिर हमने चेक किया। ठीक है, क्या चेक किया है, तो वो देखिए ज़रा। तो ठीक है, तो ये एक बीकर है, सेम सिचुएशन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, इनका क्या होगा, वाष्पन, और वाष्पन क्या होगा भाई, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर वाष्पन कम होगा। इससे क्या करेंगे, इसे P1 लिखेंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बन गया है, विलयन बन गया है। ये क्या बन गया हमारे पास, विलयन। ठीक है, ये विलयन बन गया है, और विलयन बनने के बाद अब देखिए ज़रा इसे। ठीक है, जैसे ये विलयन बना, अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ का वाष्प दाब जो है वो P1 नॉट है, और यहाँ का P1 है। अब कम किसका है और अधिक किसका है, तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या है, अधिक है। यहाँ पर वाष्प दाब क्या होगा, अधिक है। यहाँ पर वाष्प दाब क्या है, इसकी अपेक्षा यहाँ का वाष्प दाब कम है। ठीक है, तो ये हो गया है, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ये हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, अब जरा हम यहीं से एक चीज़ और देखते हैं, वो क्या है, अब ये कमी किसके कारण आई है और किसके वाष्प दाब में कमी आई है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये चीज़, ये जो है विलायक, ये क्या है, विलायक है। तो जो भी कमी आ रही है वो क्या है, विलायक के वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी। ठीक, कमी किस में आ रही है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ रही है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखिए इसमें। ठीक है, वो क्या है कि अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर कमी मिल सकती है ना, कमी। तो कमी क्या है, अगर जो ये अधिक है तो हम इसे P1 नॉट लिखेंगे, और ये कम है तो हमेशा अधिक में से कम को घटाया जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा P मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिला है, ये जो विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन में विलायक का वाष्प दाब, दोनों में जो कमी आ रही ना, यहाँ पर अधिक है यहाँ पे कम
कम है, तो दोनों में जो अंतर आ रहा है ना, ठीक है, तो जो अंतर आ ना वही अंतर है डेल्टा पी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, इस चीज़ को, इस पूरे पोर्शन को पीछे पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसे हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए उपयोग किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब इसमें और क्या है, तो आप देखेंगे विलायक के वाष्प दाब में, ठीक है, क्या हो रहा है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ रही है, ठीक है। ये हमने पीछे ऊपर पढ़ा था, इसे समीकरण मान लीजिए एक, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि विलायक के वाष्प दाब में कमी को घटाने पर, ठीक है, जो राउल्ट का नियम है, इस नियम में से जो विलायक के वाष्प दाब में कमी आई थी, कमी क्या आई थी भाई, ठीक है, प्रारंभ में क्या था, तो ये था प्रारंभ, ठीक है, इसे हम अधिक था ना, तो इस वाले पोर्शन में से अगर जो हम ये घटा दें, क्या ये वाला इस वाले पोर्शन में से हम रिमूव कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, ठीक है। विलायक के हम यहाँ पे लिख देते हैं, विलायक के वाष्प दाब में कमी को घटाने पर, ठीक है, तो ये है, तो देखते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या था, ये P1 था और बराबर क्या है, P1 नॉट X1 है, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करें, घटा दें, तो ये हमें क्या दिखेगा, तो ये दिख जाएगा हमें P1 नॉट माइनस क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा P1 बराबर, और यहाँ पर इसमें से दोनों तरफ से भाई घटेगा तो घटेगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P1 नॉट X1, ठीक है, इतना हो गया है। अब यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसी वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, अभी इन दोनों के बीच का अंतर आपने देखा ना, ये था, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे डेल्टा P बराबर, और इस ये क्या हो जाएगा, तो ये डेल्टा P जैसे ही लिखेंगे वैसे ही ये हमें क्या दिखेगा, P1 माइनस X1, ठीक है, ये दिखेगा, ठीक है, ये वाला ये इसमें बदल गया है। अब क्या देखते हैं आगे, आप देखेंगे तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये, अब इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमने मोल अंश पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोल अंश, क्या पढ़ा था, मोल अंश, तो मोल अंश से हमने एक सूत्र निकाला था, वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था, ठीक है, अब देखेंगे तो वो सूत्र है X1 प्लस X2 बराबर 1, ठीक है, ये सूत्र हमारे पास निकल के मूल अंश में आया था। अब इसी सूत्र को हमने क्या किया था, बदल लें हम, अगर जो क्या कर दें उसे, X2 बराबर 1 माइनस X1 कर दें, ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ दिख रही है हमको, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दिख रही, तो हम यहाँ पर 1 माइनस X1 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर P1 नॉट, ये सॉरी यहाँ पे नॉट है, P1 नॉट X2, क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये निकल के आ गया, आगे देखते हैं, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस वाले समीकरण को क्या लिख सकते हैं, वो देखिए ज़रा, इस वाले समीकरण को, इसे हम इसके सपेक्स में ले आए, ठीक है, अंतर में ले आए, तो हमें ये क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा P डेल्टा P 1, इसे लिख दीजिए, ठीक है, डेल्टा P1, ठीक है, तो बराबर, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा P1, क्या आ जाएगा, P1 नॉट, यही है ना, और आगे क्या होगा, X2, ठीक है, तो ये समीकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है जो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये जो समीकरण निकला है, ठीक है, ये समीकरण जो है आपको ये वाला देखिए ज़रा, ये वाला, ठीक है, इसी समीकरण को बोलते हैं
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये रहा। ठीक है, और अब इस वाले सूत्र से, ठीक है, अब इसे हम एक तरीके से और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, आप देखिए जरा, डेल्टा P1 का हमें मान क्या प्राप्त हुआ था, ये था डेल्टा P1, ठीक है, तो ये था, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर x2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये देखिए ज़रा, अब इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। तो देखिए ज़रा आगे, इसे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें सूत्र मिला है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट बराबर x2 मिला है, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब, इस सूत्र का क्या मतलब होता है, इस सूत्र का मतलब होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, सॉरी, या समानुपाती, ये इसे हम लिख दें बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, तो ये है विलय के मोल अंश, ठीक है, क्या है, विलय के मोल अंश है ये भाई, ठीक है। तो ये हो गया है, और ये तो आपको पता। तो वाष्प ये क्या होता है, तो x2 होता है, वो विलय के मोल अंश होते हैं, ठीक है। अब विलय के मोल अंश हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, ये जो समीकरण मिला है, ठीक है, ये जो समीकरण है, उसे हम क्या करते हैं, तो एक चीज़ और देख लीजिए, जो विलय के मोल अंश, अब विलय के मोल अंश की जो सूत्र था, वो क्या था, वो था x2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, N2 क्या होता है, N2 होता है विलय के मोल, क्या होते हैं, विलय के मोल, क्या होते हैं, विलय के मोल। अब ये यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, तो ये हैं विलयन में कुल मोल, ठीक है। अब विलयन में कुल मोल, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं, ठीक है, दोनों के कुल मोल होंगे भाई, ठीक है। अब दोनों के कुल मोल होंगे, ठीक है, तो ये जो है ना पोर्शन, ये वाला मान इसमें रखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, ये डेल्टा P अपॉन P1 नॉट बराबर, ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये सूत्र मिला है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपको एक चीज़ और पता है, ठीक है, मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर क्या होता है, तो भार बटे अणुभार होता है, क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। अब भार बटे अणुभार होता है। अब इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस समीकरण को किसके लिए देखते हैं, तनु विलयनों के लिए, किसके लिए, तनु विलयनों के लिए, तो लिखता हूं मैं तनु विलयन,
के लिए क्या होता है, तो तन विलीनों में क्या होता है वो देखिए ज़रा। तन विलीनों में जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को देखते हैं तो बिलियन में, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, तनु बिलियन क्या होते हैं वो देख लीजिए। तनु बिलियन, तनु का मतलब होता है तनु बिलियन, ठीक है। तनु बिलियन मतलब, तनु का मतलब होता है कि बिलियन में जो क्या होते हैं, विलायक प्लस क्या होते हैं, विलय, ये दोनों होते हैं भाई, ठीक है। जब इसकी मात्रा बढ़ती जाए, ठीक है, जैसे ही हम इसकी मात्रा क्या करेंगे, बढ़ाते जाएं, तो इसकी मात्रा में क्या आएगी, कमी। जितनी मात्रा में हम विलायक बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में विलय की क्या होती जाएगी, कमी। तो धीरे धीरे विलयन कैसा होता जाएगा, तनु, क्योंकि उसमें विलायक की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो विलयन कैसा हो गया, तनु। और धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो उस समय विलयन बहुत तनु हो जाएगा और उस समय क्या होगा, विलय की मात्रा नगण्य हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, N2 इज, ये देखिए N1, ठीक है, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लें, नगण्य होता है। अब क्यों होता है, मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है, ऐसा क्यों होता है, तो नगण्य इसलिए होता है, वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो N2 का मान है वो क्या हो गया है, 0। अब नगण्य मान लिया तो N2 का मान खत्म, यहाँ पर N2 को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले से रिमूव कर देते हैं, तो ये हमें क्या दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा हमें डेल्टा P अपॉन P1 बराबर N2 अपॉन N1, ये दिखेगा, ठीक है। तो ये एक नया समीकरण मिल गया हमें, ठीक है, ये नया समीकरण है, ठीक है। अब इस नए समीकरण का हम क्या करें, देखिए ज़रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इस नए समीकरण में देखते हैं वो क्या खास चीज़ है, देखिए। अब हमने क्या बताया है, N2, N2 बराबर ये क्या है, ये विलय है भाई, क्या है, विलय के मोल अंश, विलय के मोल हैं। तो N2 बराबर क्या होता है, विलय मतलब स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है, क्योंकि भार ये क्या होता है, ये होता है भार किसका है, अगर जो विलय है तो विलय का भार, और यहाँ पर क्या है, विलायक अणुभार, सॉरी ये क्या है, अणुभार, क्या है, अणुभार है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब, और इसके लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारे पास विलायक है, ठीक है। इससे क्या लिखेंगे, तो ये कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ये भी क्या हो गया, भार हो गया है, और यहाँ पर विलायक है तो ये विलायक का भार, और यहाँ पर विलय है, सॉरी ये विलय है तो ये विलायक का अणुभार, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो ये हमें क्या दिखेगा, डेल्टा P1 अपॉन P1 बराबर इस N2 का मान क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है, बटे में क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब आपको पता है कि हमेशा इसका मल्टीपल इसमें होता है, इसका मल्टीपल इसमें होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखेगा, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हमें क्या दिखेगा, ये बराबर दिखेगा W, ठीक है, ठीक है, ये हो गया है गुणे
कैपिटल एम और ये हो गया है स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये पोर्शन बना है। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। अब इसे हम एक तरीके से और लिख सकता हूँ, वो क्या है, इसे P1 माइनस P1 और अपॉन P1 और बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, अब चलिए अब इसके पैरामीटर्स जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है P1। ठीक है, P1 भी पता है। ठीक है, ये P1 और ये P1 दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल w, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m और कैपिटल W। ठीक है, इन सब का मतलब जानते हैं तो क्या होता है, और जबकि हमने पीछे ये देख भी लिए थे। ठीक है, वो क्या होता है, तो ये तो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और P1 आपको पता है विलयन का वाष्प दाब होता है, क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब स्मॉल w, ठीक है, स्मॉल w क्या होता है, स्मॉल किस में था, विलय में था भाई, विलय में स्मॉल था, तो स्मॉल w विलय का क्या हो गया, भार। अब कैपिटल M, कैपिटल M क्या था, कैपिटल M क्या था, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक है, ये उसके बाद स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब विलय का अणुभार। ठीक है, और कैपिटल W का मतलब क्या है, कैपिटल W का मतलब है कि विलायक का भार। ठीक है, तो ये मतलब होते हैं, और जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये 4.5-6 पॉइंट आपको इसमें से छांटने होते हैं। तो छांटने तभी आप छांट तभी पाएंगे जब आपको पता होगा कि उस प्रश्न में विलय और विलायक क्या हैं। ठीक है, कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में, तो ये निकल के जो है ना, यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनम। ठीक है, अब इस सूत्र की सहायता से हम विलय और विलायक, ठीक है, वाष्प दाब भी निकाल सकते हैं, अणुभार भी निकाल सकते हैं और भार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल आपको लगा के दिखाऊंगा मैं कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसमें से छांटते हैं उस न्यूमेरिकल में जो भी हमें जानकारी दी जाती है उसी से न्यूमेरिकल कैसे लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस फ्री चलती हैं और इसे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ अलग अलग करके एक्सप्लेन किया हुआ है। नमस्कार।